हेलो दोस्तों, हमारा चैनल बहुत दिनों से डेड था, हमारे पास चीजें अवेलेबल नहीं थी, एडिटर बग गया था। ठीक है, अब हमने दोबारा शुरुआत करें। इस बार हम अकाउंट्स की जगह जो आपका आने वाला अगला पेपर है वो है इकोनॉमिक्स। एक उसका क्विक रिवीजन लेके आए हैं जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरे पहला मैक्रो का पूरा पोर्शन, जो कि हमारा पार्ट 1 कंसीडर करेंगे। पार्ट 2 हम अगली क्लास में जब भी हम करेंगे उसमें कवर अप करेंगे। आज का हमारा पूरा टॉपिक है फ्रॉम सर्कुलर फ्लो टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम पूरी संदीप गर्ग को डिकोड करने वाले, हम कुछ भी हमारा तरफ से कोई एड ऑन मटेरियल नहीं ला रहे, जो आपकी बुक बोलती है हम उसी को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा देखो, हमारा पहला चैप्टर जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि एक बिजनेसमैन किसी चीज के अंदर अपना पैसा इन्वॉल्व करता है। किस चीज में इन्वॉल्व करता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। सर्विस सेक्टर में होगा तो आईटी कंपनी खोलेगा। ठीक है, अब आईटी कंपनी खोल रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो लगाएगा इनपुट। इनपुट मतलब होता है मनी। अब उस चीज को यहां दो नामों से जाना जाता है। पहला क्या? एक फर्म फैक्टर इनकम, और दो चीजें होती है, दो होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म। अगर आज कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई चीज बना रहा है तो खुद के लिए तो बना नहीं रहा, किसके लिए बना रहा है? हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड कौन होते हैं? आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल, जिनको क्या करना है, कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। कंज्यूम कैसे करेंगे? जब तक कोई बनाएगा। तो जो बना रहा है वो क्या करता है? वो करता है फैक्टर एक्सपेंसेस करता है, किसी चीज को बनाने के लिए किया गया खर्चा। ठीक है, अब क्या बोला यहां पे? बोला फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। फिर बोला फर्म मेक्स पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नोन एज फैक्टर इनकम। द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड मनी एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। देखो सीधी सिंपल बात है कि मैं बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैं कोई चीज बनाऊंगा तो कौन कंज्यूम करने वाला है? हाउस होल्ड कंज्यूम करने वाला है। फर्म बनाती है कोई भी चीज, कहां से लाएगी पैसा? आउट ऑफ द पॉकेट लाएगी या तो किसी से उधार लेके आएगी। सिंपल लॉजिक है। उसने उस पैसे को कहां लगाया? अपने बिजनेस में लगाया। तो उसने क्या क्या एक्सपेंसेस करे? रेंट, वेजेस करा। अगर उसने उधार लेके रखा है तो बैंक को उसको इंटरेस्ट देना है, या पर्सनल लेंडर से लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना है। उससे वो क्या अर्न करेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? जब तक हाउस होल्ड उस चीज को, जो भी उस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, उस चीज को परचेज नहीं करेगा तो हाउस होल्ड को प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब अल्टीमेटली जो हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? वो उनका कमाया हुआ खर्चा, उनकी कमाई हुई इनकम को किस में कन्वर्ट करते हैं? एक एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उससे वो अपनी डेली लाइफ क्लियर आउट कर पाए। अब इस चीज को उन्होंने क्या बोला? सर्कुलर फ्लो के अंदर बता दिया कि भाई कैसे एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन पैसा कमाता है, घुमा के वापस अपने पास पैसा लेके आता है। उसने जो पैसा लगाया वो वापस उसके पास रोटेट होके कैसे आ रहा है? ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसको उन्होंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहला बोला प्रोडक्शन फेज, जहां पे वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जहां पे वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा बोला इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो भाई, अब अगर हम बात करें इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है? इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बारे में कि भाई उसने अपने इनकम को कैसे कैसे बांटा। पहला उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, दूसरा उसने क्या करा होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में उसने मशीनरी और लेबर, तीसरा फिनिश गुड्स। अब देखो ये 3 चीजें क्या करा? एक मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको उसने एक प्रोसेस के थ्रू घुमाया, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का बेसिकली मतलब होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। फिर उसके ऊपर कौन काम करता है? या तो मशीन काम करेगी या तो लेबर काम करेगी। यहाँ पे 2 इंटेंसिव टेक्निक आती है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। पहला होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे मशीनरी इन्वॉल्व होती है। दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे लेबर इन्वॉल्व होती है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन प्रोडक्ट। फिर यहां बन गया फिनिश प्रोडक्ट, मतलब आपका फिनिश गुड्स। देखो अब बात आती है जब हमारा गुड्स बन गया, अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम फेज। वो प्रोडक्ट गया मार्केट में, मार्केट में क्या? तो डिफरेंट सोर्सेस के पास गया, रिटेलर, होलसेलर,
ठीक है, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, तो वहां पे उसकी इनकम क्या हुई, डिस्पोज ऑफ हुई, डिवाइड हुई, सब डिवाइड हुई, जहां जहां से उसको जैसे जैसे पैसा मिलेगा वो चीज कहां घूम के गई, डिस्पोजल ऑफ इनकम। डिस्पोजल ऑफ इनकम का बेसिकली मतलब होता है जब हाउस होल्ड क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया है उसको डिस्पोज ऑफ करता है, कैसे, यूटिलाइज करके, कंज्यूम करके। ये तीन फेज होते हैं, पहला प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, डिस्पोजल या एक्सपेंडिचर फेज। मतलब सीधे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, मल्टीपल सोर्सेज में डिवाइड किया जाएगा, जहां से मैन्युफैक्चरर पैसा वसूलेगा, और फिर हाउस होल्ड उन प्रोडक्ट को जिनके पास में हमने डिस्पोज करा है उनके पास से डिस्ट्रीब्यूट करा है, उनके पास से खरीदेगा, और वो पैसा वापस घूम के किसके पास चला गया, अपने प्रोडक्शन फेज के पास, मतलब मैन्युफैक्चरर के पास। इतना आपको क्लियर होगा, मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या चीज है, ये पैसों के लिए है, क्यों, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला बोला स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने पैसे को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक रोक के रखा। कहां रोक के रखोगे, आपके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, वो डिपेंड करता है लोगों पे। किसी ने बैंक में रखा है, किसी ने घर की दीवारों में रखा है, किसी ने टॉयलेट के अंदर छुपा के रखा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप आपके पैसे को कहां कहां छुपा के रख रहे हो। मगर वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक ही होता है जहां तक आप उसको क्या करते हो, छुपा के। इसीलिए बोला स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि जैसे हम होता है ना, बारिश के पहले हमारे डैम्स क्लोज होते हैं, जब तक वो डैम पूरा नहीं भरेगा, जब तक आप उसके गेट्स ओपन नहीं करेंगे, तो वैसा ही होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। सिंपल है, हम पैसे को उस टाइम तक स्टोर करके रखेंगे जब तक उसकी नीड नहीं है, तो वो चीज कौन सा होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमारी नीड आई, हमने डैम के गेट खोल दिए, मतलब अपने जहां जहां पे भी अपने पैसे सेव करके रखे होंगे वहां से हमने उसको निकालना शुरू कर दिया। दूसरी चीज बोली वो फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे एक नदी होती है ना, नदी कैसे फ्लो करती रहती है, वैसा ही पैसा जब फ्लो करता रहता है, मतलब एक पीरियड तक हम उस पैसे को यूज करते रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। हम दिन यूज करें, महीने यूज करें, हफ्ते यूज करें, साल यूज करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कब तक फ्लो में रख रहे हैं और कब हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टॉक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना है। वो टोटली हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है कि हमें उसको कब यूटिलाइज करना है और कब नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये उसका डिफरेंस दे दिया जो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, एक सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन सीधा सीधा आता ही आता है। आपका 4 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन है जो आपका एक पर्टिकुलर सर्कुलर फ्लो का चार्ट को समझाने के लिए देखते हैं अपन। देखो हम बात करते हैं, यहां दो चीज आ गई, रियल फ्लो, मनी फ्लो। अब देखो रियल फ्लो क्या बोला, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। देखो एक चीज होती थी पुराने जमाने में, अभी नहीं, पुराने जमाने में बार्टर एक्सचेंज चलता था। तब क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स को यूटिलाइज करते थे। किसके बदले, गुड्स के बदले गुड्स को, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ एवरी गुड्स आपको कोई दूसरा गुड्स मिलता था। वही सेम चीज को बोला जाता है रियल फ्लो। क्या हो रहा है, जब किसी पर्टिकुलर गुड्स के अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है, वो क्या चीज होती है, रियल फ्लो। दूसरा होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो मतलब जब आप किसी कमोडिटी के बदले आप पैसा इन एक्सचेंज देते हो। सिंपल, आपको क्या चाहिए, आपको कोई कमोडिटी चाहिए, कोई एक्स नंबर ऑफ गुड्स चाहिए। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है निर्भय, उसके पास दूध होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास गाय है बहुत सारी, तो उससे हम दूध लेंगे, उसको अगेंस्ट में क्या देंगे, पैसा देंगे। मगर बार्टर एक्सचेंज में ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि जितना क्वांटिटी का मिल्क हमको कंज्यूम करना है उतना ही ले पाएंगे, मगर वो इन एक्सचेंज हम क्या देंगे, ठीक है, वो क्लियर आउट नहीं होता है। इसीलिए रियल फ्लो की जगह किसको इंट्रोड्यूस किया गया, मनी फ्लो को। देखते हैं आगे, ये डिफरेंस है, पढ़ लेना। देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो भी दो सेक्टर में। दो सेक्टर का मतलब होता है, एक सेक्टर हो गया हमारा हाउस होल्ड, दूसरा हो गया हमारा फर्म। क्या होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब हम इंडिविजुअल, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल जो क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, मतलब अपनी सैलरी का यूटिलाइज करके अपनी डेली लाइफ को सस्टेन करता है।
दूसरी होती है फर्म। फर्म क्या होती है? जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाती है या तो प्रोवाइड करती है। तो देखो यहाँ दो चीजें होती है। फर्म क्या करता है? फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसपे वो रॉ मटेरियल लगाए, मशीनरी लगाए, लेबर लगाए, फिनिश गुड्स लगाए, रेंट दे दे, सैलरी दे दे, इंटरेस्ट कब देगा? जब बैंक से लोन लिया है, प्रॉफिट। तो वो क्या बनाता है? प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट इसके पास जाता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है? उसके ऊपर करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब उन गुड्स को परचेज करता है, खरीदता है। तो वो पैसा घूम के किसके पास चला गया? फर्म। अगर वही हम क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। तो हम सर्विसेज किसको देंगे? हाउस होल्ड को। जैसे आपने वो अर्बन कंपनी नाम की, वो कितनी सारी मल्टीपल सर्विसेज देता है। जैसे आपको क्या दे रहा है वो? बार्बर सर्विसेज दे रहा है, फिर क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसे मल्टीपल सर्विसेज वो देता है। तो किसको दे रहा है? हाउस होल्ड को दे रहा है। तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज में आप देखो ऐसा कोई प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा। वहां पे क्या काम हो रहा है? वहां पे हमारे मेजर 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब यही यूटिलाइज हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस होगी जहां बार-बार उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जहां पे लेबर होगी, मतलब कौन? जो एम्प्लॉइज ने रखे हैं जो बार-बार सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कैपिटल, जो उसने इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा है। एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस ओनर, जो उस चीजों को चला रहा है। तो मतलब क्या हुआ? फर्म ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने उसके अगेंस्ट उसका पेमेंट कर दिया। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा संदीप गर्ग का चैप्टर नंबर 2। क्या है? सबसे पहले उस चीज के अंदर जो हमें देखना है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? हम बात करें किसकी? डोमेस्टिक टेरिटरी की। बोला पहला पॉइंट, एक ओवरव्यू दे दूं। डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली होता क्या है? हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर असम, सिक्किम, इधर गुजरात, इन चारों पॉइंट के बीच में जो भी चीज होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। इसके अलावा कुछ चीजें जो हमें दी गई हैं कि भाई इन चीजों के अलावा और क्या क्या होता है। पहला बोला शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। देखो भाई, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? एयर इंडिया की, उसको ओन्ड कौन करता है? ऑपरेट कौन करता है? पहले इंडियन गवर्नमेंट थी, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको कंपल्सरी एक्विजिशन में किससे लिया था? टाटा से लिया था, जो कि क्या नाम था? महाराजा एयरवेज था। महाराजा एयरवेज को कंपल्सरी एक्विजिशन के अंदर किसने लिया? इंडियन गवर्नमेंट ने, और उसका नाम रख दिया एयर इंडिया। अब एयर इंडिया वापस टाटा ने ओन कर लिया, तो उसका ओनर कौन हो गया? टाटा। तो भाई वो टाटा कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई करता है, वो होता है नॉर्मल रेसिडेंट। अब वो बोला कि शिप हो या एयरक्राफ्ट हो, शिप मतलब समुद्र में चलने वाला, या एयरक्राफ्ट हो, दोनों के दोनों कहां होने चाहिए? उसका ओनर भी इंडियन होना चाहिए। ऑपरेट कहां होता है? ऑपरेट या तो इंडिया में हो या तो इंडिया से बाहर हो, मतलब 2 कंट्रीज के बीच में वो शिप्स और एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होता है कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। क्या बोला? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। क्या बोला? शिप या एयरक्राफ्ट यहां से उड़ा, कहां गया? ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया गया तो वो इनकम किसके लिए जनरेट कर रहा है? इंडिया के लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ओनर कौन है? इंडियन गवर्नमेंट थी और अब टाटा है, और इनकम कहां के लिए कंसीडर हो रही है? वो इंडिया के लिए। सेम कोई एमिरेट्स है। एमिरेट्स जिस भी कंट्री के बिलोंग करती होगी, भले वो इंडिया में आके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पर वो रेवेन्यू ट्रांसफर कहां हो रहा है? उस कंट्री के पास जिस कंट्री का वो शिप है और ओनर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोला? फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटरवेज। ऐसे समझो कि भाई हमारे इंडियन ओशन के बाहर श्रीलंका वाले जो एरिया है उसके अंदर रिलायंस ऑयल और गैस को बहुत बड़ा गैस का भंडार मिला, तो वो क्या जाएगा? वो जाएगा श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास। बोलेगा हमें तो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट मतलब इस पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी हमने क्या देखा है? नेचुरल गैसेस का भंडार देखा है, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम इंडिया को देंगे। ठीक है। इसके बदले में हम आपको रॉयल्टी देंगे।
रॉयल्टी क्या हो गया, जितना भी हमने ये इस्तेमाल करने के लिए निकाला उस पे एक सम ऑफ अमाउंट आपके और मेरे बीच में डिसाइड हो जाएगा, मतलब किसका, श्रीलंकन गवर्नमेंट और रिलायंस के बीच में। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी किसकी है, अंबानी। अंबानी रहता कहाँ है, इंडिया में। वो रेसिडेंट कहाँ का है, इंडिया का, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, इंडिया का। तो वही बोला कि अब जैसे बोले कोई मछुआरे मछली पकड़ के लाए तो इनकम कहाँ के लिए होगी, इंडिया के लिए होगी। सेम ऐसे कोई श्रीलंका वाला बंदा इंडियन वाटर वेज में आके मछली पकड़ के चला गया बिना कोई परेशानी के, तो इनकम कहाँ के लिए जनरेट कर रहा था, खुद की कंट्री के लिए, मतलब कहाँ के लिए, श्रीलंका के लिए। वैसे ही जब रिलायंस को क्या मिला, गैस का भंडार मिला समुद्र के बीच में, उसने जब श्रीलंकन गवर्नमेंट से उस चीज का क्या ले लिया, एक्सक्लूसिव राइट ले लिया, तो वो इनकम अब कहां होगी, वो इनकम भले वहां श्रीलंका से जनरेट हो रही है, वो जाएगी कहां, इंडिया के पास। क्यों, क्योंकि उसका ओनर कौन है, एक इंडियन है। क्लियर है। दूसरी चीज बोली, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। देखो भाई, अगर हमें वीजा चाहिए, कल को मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मेरे को ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पास जाना पड़ेगा वीजा लेने, तो मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचाऊंगा। हमारे दिल्ली में जहां पे भी क्या होगी, एम्बेसी। एम्बेसी वो होता है जो दूसरी कंट्रीज के लिए इंडिया के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया अलॉट कर दिया जाता है कि यहाँ पे ऑपरेट करो और हमारे सिटीजन्स को क्या दो, वीजा दो, ताकि वो आपकी कंट्री विजिट कर पाए। प्लस अगर आपके कोई सिटीजन यहाँ आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया विजिट करने आ रहे हैं, तो हम आपको उनके भी आप पे सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर लेने के लिए मदद करेंगे कि आपके सिटीजन्स के साथ कुछ भी गलत ना हो। तो भाई वही चीज होती है कि फिर जैसे अभी तुम लोग ने रिसेंट में देखा होगा मालदीव्स में हमारे 5-6 एयर मार्शल्स थे जो वहां मालदीव्स में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे इंडिया के बिहाफ पे मालदीव्स वाले बंदों को, मतलब उनकी जो आर्मी है उनको उन शिप्स, मतलब उनको हेलीकॉप्टर्स दिए थे 4-5, उनके लिए हेलीकॉप्टर्स थे या फाइटर जेट थे, जो भी थे, उनका मेंटेनेंस, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना वो सिखा रहे थे। ठीक है, तो भाई वो कहां पे था, एस्टैब्लिशमेंट अब्रॉड में था। जितना एरिया उनको दिया होगा ना, वहां पे कंट्रोल किसका होगा, इंडिया का। क्यों, क्योंकि वो मिलिट्री कहां की है, मतलब 4-5 पर्सनल थे, ज्यादा नहीं थे, जिसको वो मिलिट्री कह के हाई क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो वो कहां का होगा, इंडिया का होगा।